हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति और उसके प्रभाव के विषय में। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद सहज परिलक्षित होने लगा था। उत्तरवर्ती मुगल शासक द्वारा तत्कालीन यूरोपीय व्यापारियों को दी गई उदारतापूर्वक रियायतों ने स्वदेशी व्यापारियों के हितों को नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजों ने प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध के बाद भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता मूलक अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं उपनिवेशवाद के विषय में। इसका क्या अर्थ है? उपनिवेशवाद एक विस्तारवादी अवधारणा है जिसके तहत किसी देश का आर्थिक शोषण एवं उत्पीड़न होता है। इसके तहत एक राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संरचना पर नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण करने वाला देश मातृ देश कहलाता है और इस तरह उपनिवेशवाद के तहत बनाई गई नीतियों का मुख्य लक्ष्य मातृ देश को लाभ पहुंचाना होता है। आज हम बात करेंगे उपनिवेशवाद के प्रथम चरण, जिसका काल 1757 से 1813 ईस्वी माना जाता है। इसे वाणिज्यिक पूंजीवाद कहा जाता है। 18वीं सदी में भारत एक विशाल कृषि प्रधान औद्योगिक प्रदेश था तथा भारत में बने कपड़े एशिया व यूरोप के बाजारों में निर्यात किए जाते थे। अपनी स्थापना के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका एक ऐसे व्यापारिक निगम की थी जो भारत में बहुमूल्य धातुएं लाती थी और बदले में कपड़े, मसाले व भारतीय माल लेकर उन्हें बेचती थी। इस प्रकार उन्होंने भारतीय मालों का निर्यात बढ़ाया, जिससे उनके उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। यही कारण था कि भारतीय शासक कंपनी द्वारा फैक्ट्रियों की स्थापना को प्रोत्साहित करते थे। प्लासी युद्ध से 50 वर्ष पहले तक ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारतीय वस्तुओं की खरीद के लिए 2 करोड़ रुपए की कीमती धातु लाई गई थी, किंतु प्लासी व बक्सर युद्ध के बाद स्थिति में नाटकीय परिवर्तन आया। मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में भारत में कंपनी की साम्राज्यवादी मानसिकता स्पष्ट होने लगी। 1757 में प्लासी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में प्रभुत्व स्थापित कर लिया और यहीं से भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना मानी जाती है। भारत के अंदर और खुले समुद्र में भारतीय और विदेशी व्यापारियों को भारत के व्यापार से वंचित रखने, व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने, सैन्य शक्ति स्थापित करने, किले बनाने, व्यापार केंद्रों की स्थापना करने व समुद्री बेड़े बनाए रखने हेतु कंपनी को आरंभ में अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। इतना धन ना तो कंपनी के पास था और ना ही ब्रिटिश सरकार के पास। अतः उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में कंपनी का पूरा ध्यान आर्थिक लूट पर केंद्रित रहा। व्यापारिक एकाधिकार के लिए कंपनी को पुर्तगाली, डच व फ्रांसीसी कंपनियों से कई युद्ध लड़ने पड़े। कंपनी के आरंभिक उद्देश्यों में व्यापार पर एकाधिकार, राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व की प्राप्ति, कम से कम मूल्यों पर वस्तुओं की खरीद कर उन्हें यूरोप में अधिक से अधिक मूल्यों पर बेचना। आरंभ में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के जिन समुद्री क्षेत्रों पर कंपनी का नियंत्रण था, वहां की जनता पर स्थानीय कर लगाकर अपने खजाने को बढ़ाने की कोशिश की। प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद बंगाल, बिहार व उड़ीसा व दक्षिण भारत के कुछ हिस्से कंपनी के नियंत्रण में आ गए। जीते गए क्षेत्रों की सरकारी आय पर कंपनी का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। जमींदारों, नवाबों व स्थानीय शासकों की जमा पूंजी हड़पने में ये नियंत्रण कारगर सिद्ध हुआ। अब भारतीय वस्तुओं की खरीद के लिए इंग्लैंड से धन लाने की आवश्यकता नहीं रही। भारतीय हस्तकला व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। शिल्पकारों को दी जाने वाली मजदूरी निर्वाह योग्य भी नहीं होती थी। परिणाम स्वरूप उद्योग धंधों का ह्रास हुआ और राष्ट्रीय धन का एकमात्र स्रोत कृषि रह गया और अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहने लगी। कृषि क्षेत्र में यहाँ न सिर्फ लगान की राशि प्रत्येक वर्ष बढ़ती रही, बल्कि उसे बेरहमी से वसूल भी किया जाता रहा। कंपनी लगान से प्राप्त धन द्वारा भारतीय वस्तुएं कम से कम दाम में खरीदती और यूरोप में अधिक से अधिक मूल्य में बेचकर मुनाफा कमाती। भारत की लूट इंग्लैंड में पूंजी संचय का अप्रत्यक्ष स्रोत थी। ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय का लगभग 2% हिस्सा भारत से प्राप्त होने वाली आय थी। इस चरण में कंपनी ने न्यायिक व्यवस्था, प्रशासन, संचार, कृषि व औद्योगिक व्यवस्था में कोई मूल परिवर्तन नहीं किया। जो छिटपुट परिवर्तन किए उनका उद्देश्य सिर्फ लगान इकट्ठा करना था। पर्सिवल स्पेयर के अनुसार अब बंगाल में खुला तथा बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ। 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने डाकू राज्य कहा। तो आज हमने आपको उपनिवेशवाद के प्रथम चरण यानी वाणिज्यिक पूंजीवाद के विषय में बताया। अगली वीडियो में हम आपको उपनिवेशवाद के दूसरे चरण यानी औद्योगिक पूंजीवाद के विषय में
जानकारी देंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का